छात्र नेता की हत्या से क्या बदल जाएगा बिहार में अंतिम चरण के चुनाव का परिणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में जातीय संघर्ष का इतिहास बहुत लंबे समय तक रहा है, हर्षराज हत्याकांड के बाद निश्चित ही कुछ दिनों के लिए मृतक छात्र नेता की जाति गोलबंद हो सकती है। इसके प्रतिक्रिया में आरोपी छात्र की जाति भी एक साथ आएगी। कम से कम 3 सीटों पर तो इसका प्रभाव देखने को मिल ही सकता है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव में 8 संसदीय सीटों पर वोटिंग होनी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। दोनों ओर से अपने कोर वोटर्स के अलावा अन्य जातियों को पटाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच बिहार में हुई कुछ घटनाओं का प्रभाव आगामी वोटिंग में पड़ना तय माना जा रहा है। पटना के लॉ कॉलेज में सोमवार को सैकड़ों छात्रों के सामने कुछ छात्र नेता हर्षराज की हत्या पर राजनीति होनी तय है। इस हत्याकांड में आज यानी मंगलवार को एक गिरफ्तारी भी हुई है। मृत छात्र और हत्यारोपी छात्रों की जातियां राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। जाहिर है कि हत्याकांड कम से कम 3 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ सकती है। इस तरह तेजस्वी का मुस्लिम आरक्षण पर किया गया एक ट्वीट भी मुद्दा बन सकता है। हर्षराज हत्याकांड पर राजनीति होना तय माना जा रहा है। छात्र नेता हर्षराज का सियासी कनेक्शन रहा है। मृतक छात्र हर्षराज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के परिवार से काफी करीबी थे। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी हर्ष को अपना मुंह बोला भाई भी मानती थी। भूमियार जाति के हर्ष शांभवी चौधरी के लिए समस्तीपुर के चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद थे। हर्षराज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। पिछले साल पटना के मिलर हाई स्कूल में डांडिया नाइट का आयोजन हर्ष ने कराया था। इस आयोजन में पटना विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में पटेल और जैक्सन हॉस्टल के छात्रों की हर्षराज के बाउंसर के साथ मारपीट हो गई थी, जिसमें एक छात्र का सिर भी फट गया था। हर्षराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन यादव ने स्वीकार किया है कि मिलर हाई स्कूल में डांडिया नाइट में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए हर्ष को मारा गया। गिरफ्तार चंदन यादव पटना कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र है और जैक्सन हॉस्टल में रहता है। वारदात के दूसरे दिन से पटना में बवाल जारी है। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। भूमिहार बनाम यादव होना तय हो माना जा रहा है। बिहार में हर घटना के पीछे जाति कनेक्शन ढूंढ लिया जाता है। यहाँ जातियों के संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। विशेषकर अगड़ा बनाम पिछड़ा संघर्ष का दशकों तक गवाह रहा है। यह राज्य अगड़ी जाति की कमान भूमिहारों के हाथों में रहती थी और तो पिछले की कमान यादव संभालते रहे हैं। हालांकि अब यह सब बात पुरानी हो चुकी है। जातिगत संघर्ष में पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ तब तमाम स्वर्ण विशेषकर भूमिहार भी हैं और कई संसदीय सीटों पर भूमिहारों ने आरजेडी को वोट भी दिया है। हो सकता है कि हर्षराज हत्याकांड के बाद भूमिहार एक बार फिर आरजेडी से अपना नाता तोड़ ले। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। चूंकि आरजेडी को यादवों की पार्टी माना जाता है, इसीलिए हो सकता है कि आरजेडी को भूमिहारों का वोट ना मिले। इसी तरह बीजेपी को 1-2 सीटों पर कुछ यादव वोट मिलने की उम्मीद थी, वो भी अब संकट में पड़ सकती हैं। जिस तरीके से देश के अंदर चुनाव का माहौल है और लोकसभा सीट में एक एक सीट की बहुत कीमत होती है, इसी तरीके से माना जा रहा है कि इन सीटों पर बिहार की इन सीटों पर असर पड़ सकता है। वैसे तो 7वें चरण में 8 सीटों पर भूमिहार और यादव वोटर्स का ही वोट है। जहानाबाद, बक्सर और आरा में भी भूमिहार वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, पर मुख्य रूप से इन सीटों पर हर्षराज हत्याकांड का असर पड़ सकता है। जहानाबाद वह सीट है जहां हर्षराज हत्याकांड का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा रही है। जहानाबाद में करीब 17% भूमिहार वोटर है। इसके बावजूद जदयू ने अपनी सिटिंग सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद को उतारा, जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। वहीं राजद ने अपने कोई भी फेरबदल नहीं करते हुए पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव को ही यहां से चुनाव में उतारा है। भूमिहार की संख्या अधिक होने के चलते यहां भूमिहार एकता को लेकर कई वर्षों से अलग जगाने वाले आशुतोष यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लोजपा से टिकट की उम्मीद में बैठे हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार को जब झटका लगा, जब सीट शेयरिंग में जहानाबाद जदयू के हिस्से में चली गई। नतीजा ये हुआ कि चुनाव लड़ने का मन बना चुके अरुण कुमार ने बसपा से ताल ठोक दी है। इस तरह 2-2 भूमिहार प्रत्याशी यहां से हो गए हैं। जाहिर है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को ही होने वाला है।
यहाँ बहुत से भूमिहार आरजेडी को भी वोट देने वाले थे, पर हर्षराज हत्याकांड के बाद उम्मीद की जा रही है कि भूमिहार वोटों का ध्रुवीकरण जेडीयू के लिए होगा। अब हम बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र सीट की। पाटलिपुत्र सीट से मौजूदा बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की सीट इस बार खतरे में नजर आ रही थी। हर्षराज हत्याकांड का प्रभाव उनके लिए दोहरा होने वाला है, क्योंकि रामकृपाल यादव को एक तरफ करीब 1.5 लाख भूमिहार वोटर का एकमुश्त वोट मिल सकता है, तो दूसरी तरफ जो यादव वोट मिलने वाले थे उनमें सेंध लग सकता है। दरअसल उनका मुकाबला राजद की मीसा भारती से है, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। भारती जो 2014 और 2019 में श्री यादव से सीट हार गई, और इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव लड़ने के चलते उनका इस बार जनता आजमा सकती है। अब बात कर लेते हैं कराकाट सीट की। कराकाट सीट को कुशवाहा जाति का किला कहा जा सकता है। यहाँ से एनडीए की ओर से चुनाव लड़ रहे रालोसपा मुखिया उपेंद्र कुशवाहा की जीत निश्चित लग रही थी, क्योंकि यह सीट कुशवाहा जाति के साथ साथ एनडीए का भी एक मजबूत गढ़ है। एनडीए के टिकट पर 2009 और 2019 में महाबली सांसद रहे, तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने सीट से जीत दर्ज की थी। पर कराकाट लोकसभा सीट पर इस बार उपेंद्र कुशवाहा के लिए राह भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने राह कठिन कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला भाकपा माले के राजा राम से है। राजा राम कुशवाहा जाति के हैं। पवन सिंह के स्टारडम के चलते सभी जातियों के लोग उनके दीवाने हैं। कराकाट में 50,000 के करीब भूमिहार वोट हैं। हर्षराज हत्याकांड के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि भूमिहारों की वोट सीपीआईएमएल के प्रत्याशी को हराने के लिए एनडीए कैंडिडेट को ही जाए। आप देख सकते हैं कि एक हत्याकांड, एक व्यक्ति की मौत, एक छात्र नेता की मौत कितना असर डाल सकती है। इन तीनों सीटों पर देखना होगा कि 7वें चरण में किस तरीके से वोटिंग होगी और जनता किसका साथ देगी। में एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी कर ली है, अन्य अभियुक्तों की पहचान हो गई है, और हमारी जो टीम है वो लगातार सभी अन्य जिलों में भी जाके जो है वो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। और उसके अलावा जो एविडेंस कलेक्शन है वो भी एक टीम हमारी लगी हुई है उसमें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रीजन ऑफ डेथ कॉज क्या अभी तक? देखिए, ये रीजन ऑफ डेथ जो है या कॉज ऑफ डेथ है वो तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा, लेकिन जो मोटिव जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि जो पिछले साल जो दशहरा के समय डांडिया नाइट में कुछ इशू हुआ था, और उसी में दोनों के बीच में दो गुटों के बीच में झड़प और या फिर बकझक की बात आई थी। उसी को लेके जो है इतने दिनों से इनके मन में जो एक रेवेंज लेने की भावना थी, उसी को लेके जो है ये घटना घटित की गई। कोई पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्टिव था और चुनाव प्रचार। देखिए, अभी तक जो कि इन्वेस्टिगेशन में बात, मेन मोटिव की बात ये सामने आई है। अन्य बिंदुओं पे इतनी जल्दी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कितने एफआईआर कुछ लॉन्च किए गए हैं? देखिए, एक एफआईआर कल रात को उनके परिजनों द्वारा दी गई थी, जो रजिस्टर की गई है, जिसमें उनके द्वारा अज्ञात के विरुद्ध ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात हमारी टीम लगी, और उसके बाद अभी इसमें प्राथमिकी में जो एविडेंस में हमको आया, तो एक मुख्य अभियुक्त को हमने इसमें गिरफ्तार किया। क्या नाम है सर? चंदन यादव है, पिता जितेंद्र यादव। दुखद है, बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया, और जिस तरह से गोली मारी गई है एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए लोगों को। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।